नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दधिमति संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, रीट की परीक्षा जो है अब आयोजित होने वाली है और इसके लिए जो है बिल्कुल तारीख अब 25 अप्रैल की जो तारीख है वो पूरी तरीके से निर्धारित कर दी गई। अब सभी जो संशय के जो बादल हैं वो हट गए हैं और थ्योरी के साथ-साथ जो मॉडल पेपर हैं उस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले कि यदि आपने हिंदी के जो शिक्षण विधियों के जो वीडियो है वो आपने नहीं देखे हैं, या शिक्षा मनोविज्ञान जो आज भाग 6 है, इससे पहले 5 जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं, या एसएसटी का जो संविधान के जो 10 मॉडल प्रश्न पत्र हैं, यदि वो भी आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में अभी जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और बहुत ही अच्छे प्रश्नों का ये समावेश किया गया है। आप ये कहेंगे कि वास्तव में कितने अच्छे प्रश्न हैं, और ये लगभग प्रश्न जो है प्रश्न 2000 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो आज हम शिक्षा मनोविज्ञान जो बाल विकास है उस पे इस समय 20 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिए, और आप प्रश्नों में खो जाओ उससे पहले ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक बार लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन है, क्योंकि आपको सारी रीड से संबंधित और शिक्षक भर्ती से संबंधित, संस्कृत से संबंधित आपको इसी चैनल पे पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। पहला सवाल आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। शेषावस्था के अंत में, शेषावस्था के अंत में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती है? तो ये जो नियम देने वाले आपको पता ही है, सिगमंड फ्राइड थे, जिन्होंने जो है सिगमंड फ्राइड थे, जिन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत के अंतर्गत ये सिद्धांत दिया। तो वो कौन सी ग्रंथि है जिसमें बालिकाएं जो है अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो कौन सी ग्रंथि है? इलेक्ट्रा है, ओपिडस है, टेस्टोस्टेरोन है, या प्रोजेस्टेरोन है? तो कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? इलेक्ट्रा ग्रंथि है। शुरू करते हैं अगला प्रश्न। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है। बालक का जो विकास है वह वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? योगफल है, गुणनफल है, शेषफल है, या फिर भागफल है? तो गुणनफल, यानी बालक का जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल न होकर के गुणनफल होता है। दोस्तों, यहाँ पर अगला आप तीसरा प्रश्न देख सकते हैं। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? और ये एक परिभाषा दी थी किसने? स्टैनली हॉल ने। स्टैनली हॉल ने ये कहा था कि जीवन का सबसे कठिन काल, और जिसके अंतर्गत ये उन्होंने ये भी बताया था कि ये एक तनाव, तूफान और संघर्ष का काल, समायोजन के अभाव का काल होता है। गर्भावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, या बाल्यावस्था? तो किसने कहा था जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किशोरावस्था का काल है। चौथा प्रश्न आप यहाँ देख सकते हैं। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 15, 25 या 20? तो बालक के अस्थायी यानी कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। पांचवा प्रश्न, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 4 पौंड। क्योंकि कई बार ग्राम में न देकर के पौंड में पूछा जाता है, और अधिकतर ये प्रश्न जो है पौंड में ही पूछा जाता है। 4 पौंड, 10 से 11 पौंड, 6 से 8 पौंड, या इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के समय बालक का जो वजन होता है वो 6 से 8 पौंड के मानक में होता है। आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन थे? आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? कौन होते हैं इनमें से वह जो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं? कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरिन, या कोश शरीर? तो कौन होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं वो आनुवंशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, बालक के विकास में महत्व किसका है? बालक के विकास में महत्व किसका है? वंशानुक्रम का है, वातावरण का है, या इन दोनों का है, या फिर भोजन का है? तो बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों का समान योगदान रहता है। 8वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सृजनशील बालकों का लक्षण है। सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा, समस्याओं के प्रति सजगता का भाव, गतिशील चिंतन का भाव, या अनमनीयता। तो सृजनशील बालकों का लक्षण कौन सा है? जिज्ञासा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और ये प्रश्न आपको कैसे लगे, जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 9वां प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, क्रोध संवेग। क्रोध जो मूल प्रवृत्ति है, जो मैकडूगल ने 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्तियां बताई है, उस संवेग का कारण क्या है? उत्पन्न की जो संवेग क्रोध जो नामक संवेग है, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? आत्मगौरव, अधिकार, योत्साह या दंड। तो मैकडूगल ने जो है वो 14 प्रकार के यहाँ पर संवेग बताए हैं, उसमें से क्रोध भी एक संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? तो उस क्रोध संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? युयुत्सा। दोस्तों 10वां प्रश्न प्यारे साथियों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये आपको जो है बिल्कुल ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी ये पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी ये पूछा जा चुका है, और अलग अलग परीक्षाएं जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें भी ये बार बार पूछा जाता रहा है। तो आपको ये ऐसा कैसा इसको याद रखना है कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भी अलग अलग होता है। ये जो कथन है वो हल का है, स्टैनली हॉल का है, गेशेल का है, या हरलोग का है? तो ये कथन किसका है? हरलोग का कथन है। 11वां प्रश्न यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें, बार बार मूल्यों की बात करें, महान व्यक्तियों की कथाएं सुनाएं, कहानियां सुनाएं, या देव देवताओं की कथाएं सुनाएं। तो नैतिक मूल्यों की बात कर रहा है, तो नैतिक मूल्य जो है, क्योंकि बच्चा जो है वो आचरण देख करके सीखता है, इसीलिए अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे। प्यारे साथियों 12वां प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का निम्नलिखित का परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार पूछ रही है, तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में जो भाषा विकास है उसका क्या परिणाम है? व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण में पुनर्बलन, अंतर्जातीय योग्यता, या परिपक्वन। तो बीएफ स्किनर के अनुसार भी यदि भाषा विकास करना है तो एक तो अनुकरण और एक बच्चे को पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। 13वां प्रश्न या स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। तो ये बात किसकी कर रहा है? अभिवृद्धि की बात कर रहा है, न कि विकास की बात नहीं कर रहा है, अभिवृद्धि की बात कर रहा है। तो अभिवृद्धि जो है बालक के शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है, यानी कि ये एक ही पक्ष को दर्शाती है। 14वां प्रश्न, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, या सभी? तो जो किशोरों में यदि विकास करना है तो वाद विवाद, तर्क और चर्चा, इन सभी का महत्व बढ़ जाता है। 14वां प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, व्यवहारवादी विचारक कौन है? कॉहलर, पियाजे, वॉटसन, या ब्रूनर? तो आप सब जान गए होंगे, व्यवहारवादी विचारक कौन है? वॉटसन है। या फिर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? तो व्यवहारवाद के जो जन्मदाता हैं मेंडल हैं, स्किनर है, रॉबर्ट कुक है, या वॉटसन है? तो कौन है? वॉटसन। व्यवहारवाद के जन्मदाता कौन है? वॉटसन है। दोस्तों 17वां प्रश्न आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, सीखने की प्रथम अवस्था। सीखने की प्रथम अवस्था सीखने की गति होती है। जो सीखने की प्रथम अवस्था जो होती है, प्रथम अवस्था का मतलब है जब बच्चा जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सीखने की प्रथम अवस्था होती है, और उस समय सीखने की जो गति होती है
वो तेज़ होती है, धीमी होती है, सामान्य होती है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसकी जो मानसिक स्थितियाँ होती है वो बहुत ही क्षीण होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए उसके सीखने की गति जो है वो धीमी होती है। और फिर पूर्व संवेदीगामी यानी कि जो बच्चा जब शिशु में प्रवेश कर लेता है तब उसकी गति जो है बढ़ जाती है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। यह एक अधिगम की परिभाषा किसने दी? अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी? गेट्स व अन्य ने, बार्नहाउस्ट ने, ये पील ने, ये स्किनर ने। तो ये आपको ऐसे कैसे याद रखना है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है। ये गेट्स व अन्य ने परिभाषा दी है। दोस्तों 19वां प्रश्न देख सकते हैं आप स्क्रीन पे प्यारे साथियों। निम्न में से कौन सा कारक प्रशिक्षण अधिगम के हस्तांतरण में मदद नहीं करता? जब हम प्रशिक्षण देते हैं यानी अधिगम करवाते हैं तो उसके हस्तांतरण में मदद नहीं करता। तो वो कौन सी है? इच्छा शक्ति, उचित वातावरण, थकान थकावट या परिपक्वता। तो जो थकान है वो हस्तांतरण में मदद नहीं करता क्योंकि वो एक सीखने का पठार के रूप में परिगणित होता है। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? सामाजिक भाषा विकास, समाजीकरण, व्यक्तिक मूल्य या सामाजिक परिपक्वता। तो कौन सा होता है? समाजीकरण। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर से शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।